हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में समझने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम कहें तो सहायक प्रजननी तकनीकों के बारे में हम जानने वाले हैं। ART का सामान्य अभिप्राय उन तकनीकों से होता है जो कि किसी भी कपल्स को बच्चा देने में या बच्चे को जन्म देने में हेल्प करते हैं, या बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कहें कि जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे उनके हो जाएं, उसके लिए सहायता प्रदान करने जैसा इसमें जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ART को समझने से पहले हमें सबसे पहले फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमें जानना चाहिए, ताकि हमें मदद मिले कि ART में कौन कौन सी वो तकनीकें हैं और कहाँ कहाँ पर वो अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही ब्रीफली हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो ओवरी होती है और इनकी संख्या 1 पेयर में होती है। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। इस प्रकार से ओवरी की संख्या 1 पेयर है। ओवरी के बाद में आगे जो है ये है फैलोपियन ट्यूब। सेकंड जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम से ये कह सकते हैं कि ओवरी नज़दीक होती है और ओवरी के द्वारा जो ओवा प्रोड्यूस किया जाता है वो इनफंडिबुलम के द्वारा इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करते हैं। एम्पुला वो भाग होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी निषेचन की क्रिया एम्पुला वाले भाग में होती है। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला के भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस्थमस के बाद में ये इस्थमस आगे जाकर ओपन होता है। हम ये कह सकते हैं आगे जाकर ये जो यूट्रस है उसमें जाकर ओपन होता है, यानी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यूट्रस। यूट्रस में जो खाली जगह होती है उसको यूट्रस कैविटी, और ये इस तरह से ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है इसको यूटेराइन फंडस कहते हैं। यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है। बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, मिडिल पार्ट में मायोमेट्रियम पाई जाती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, और एंडोमेट्रियम पाई जाती है। देन उसके बाद में सर्विक्स रीजन पाया जाता है, और बाहर की तरफ हम ये कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना पाया जाता है। तो ये तो पार्ट है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहीं से जैसे कि प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसमें टेस्टिस होते हैं और इनकी संख्या भी 1 पेयर में होती है। इनसे स्पेसिफिक कुछ डक्ट्स निकलती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनके इस टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ इसमें ग्रुप समूह बनाकर टेस्टिबुलर लोब्यूल्स का निर्माण करती हैं। टेस्टिबुलर लोब्यूल्स आगे जाकर रेटेटेस्टिस यानी एक नेटवर्क बनाते हैं। रेटेटेस्टिस आगे जाकर वास इफ्रेंसिया में ओपन होते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि टेस्टिस से बाहर की तरफ जो संरचना होती है उसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। उसके बाद में एक उभारनुमा संरचना बनती है जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस आगे जाकर वास डेफरेंस में ओपन होती है। काफ़ी बड़ी ये एक डक्ट होती है। वास डेफरेंस जो है वो आगे जाकर सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड को जोड़कर इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। उसके बाद में इसके जो पार्ट होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इनके जो सिक्रीशन है वो यूरिथ्रा वाले पार्ट में ओपन हो जाते हैं, और यूरिथ्रा बाहर की तरफ यूरिथ्रल स्पिंक्टर के माध्यम से पेनिस के थ्रू बाहर ओपन हो जाते हैं। ये पार्ट है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें
मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यानी जो गैमीट्स का जो निर्माण होता है वो इन्हीं में होता है, बाकी जो भी पार्ट है वो इनके सहायक भाग होते हैं। किसी भी बच्चे का जो आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है, जिसको हम हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय होता है जहाँ पर बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, यहीं पर उसकी वृद्धि होती है। और इस सर्वाइकल कैनाल, जिसको हम कई बार बर्थ कैनाल भी कहते हैं, इसके माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। तो कई तरह की दिक्कतों में जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, जो भी वजह रही होगी उनके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हम रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ तकनीकों का प्रयोग करते हुए सहायता करते हैं उसको प्रजनन करने में या उसको आगे संतान उत्पन्न करने में जो हेल्प की जाती है, उसके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है। बहुत ही आम शब्दावली लगती है, लेकिन हम इसको डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब में उसको अच्छा होना, उसका स्वस्थ होना, और वो क्या हमारे पास वो पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिससे एक रिप्रोडक्टिव माध्यम में किसी पर्सन को हेल्दी कब कहा जाएगा, जब वो फिजिकली भी सही है, इमोशनल रूप से भी सही है, व्यवहारात्मक रूप से भी सही है और सोशल रूप में भी वो बिल्कुल सही है। यानी उसमें अच्छा फिजिकल अपीयरेंस ठीक होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए, बिहेवियरल वो ठीक है और सोशल भी ठीक है। उस पर्सन को हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहेंगे, जिन व्यक्ति में या जिन पर्सन में ये सब पैरामीटर्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित कई तरह की वैसे तो प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी बीमारियां भी हैं जो कि ट्रांसमिटेड भी होती है, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ इस वीडियो में। तो बट हम इंडिया में कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं या स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने स्टेप्स लेती हैं। और इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स एट द नेशनल लेवल टुवर्ड अटेनिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए भारत में ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने कई सारे एक्शन प्लान लिए हैं, जिसमें जो बहुत ही फेमस है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसको हम MCH के नाम से जानते हैं, जिसमें एक जो माँ होती है उसका और उसके बच्चे के हेल्थ के रिलेटेड इसमें प्रोग्राम शामिल हैं। दूसरा जो है वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम RCH के नाम से जानते हैं। यानी इसमें रिप्रोडक्शन और उस बच्चे के हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जाता है। तो ये तो बात हुई कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। अब हम हमारे टॉपिक के बारे में आते हैं, जिसको हम ART के नाम से जान रहे हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। रेफर्स टू यूज़ ऑफ मैनिपुलेशन टेक्निक विथ एग, यानी एग के साथ में स्पर्म और एम्ब्रियोज, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंसीविंग इन द कपल्स was unable to conceive due to reproductive infertility and for whom other treatments have not been effective। किसी भी एक कपल को जो कि उसको कई सारे ट्रीटमेंट देने के बाद में वो इफ़ेक्टिव तरीके से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, सो उनके कपल्स के रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या बच्चे उत्पन्न करने के लिए उनके एग्स, स्पर्म या एम्ब्रियोज को बनाने के लिए या इनका यूज़ करते हुए किसी एक कपल को बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जिसमें रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में उनके एग के साथ में स्पर्म और एम्ब्रियोज
को ध्यान में रखते हुए, इनको यूज़ करते हुए या इनको मैनिपुलेट करते हुए किसी भी एक कपल्स को उसके जो रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी है उसको ठीक करने के लिए उनके कई सारे प्रयास किए जाते हैं। एक संस्थान है CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि USA में है। डिफाइन रिप्रोडक्टिव एज, जिन्होंने रिप्रोडक्टिव एज को किसी एक फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज को डिफाइन किया गया है कि रिप्रोडक्टिव एज 15 to 44 ईयर्स है। दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट कंस्टिट्यूट द मेडिकल एडवाइस और डायग्नोस। ये किसी वैसे तो मेडिकल एडवाइस और डायग्नोस के बेसिस पर नहीं है, क्योंकि आपको भी विदित है 15 साल में 15 ईयर्स में किसी भी एक फीमेल जो कि प्रेग्नेंट हो भी जाए तो वो एक यंग वन, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि व्यवहारात्मक रूप से उसमें कई सारी दिक्कतें रहती हैं। इसलिए भारत में आपको भी पता होगा कि विवाह की जो उम्र होती है उसमें 21 वर्ष जो है वो लड़के का होना चाहिए, बॉय का होना चाहिए, और 18 वर्ष वो एक गर्ल की होनी चाहिए। उसके बाद में वो एक नॉर्मल बच्चा जो कि स्वस्थ हो उसको जन्म दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, जिसमें किसी भी एक कपल्स को पहले उनको फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है, उनको कई सारे चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में जानकारी दी जाती। किसके बारे में है ये सब बातें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित है। उन्हें एक कपल्स को HIV और एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या किसी भी पर्सन को HIV एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, यही तो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्दी सोसाइटी तभी तो डेवलप हो पाएगी जब हमें पता होगा कि HIV और एड्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कौन कौन से हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल कैंसरस रीजन कौन से हैं, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी क्या होती है, सपोर्टिंग प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर क्या होती है। प्रीनेटल केयर क्या होती है? जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उसकी जो केयरिंग की जाती है उसको हम प्रीनेटल, क्योंकि जब उसका जन्म नहीं हुआ है वो है प्रीनेटल केयर है, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो उसको हम पोस्टनेटल केयर कहते हैं। तो उसके बारे में भी एडवाइस ली जाती है। सपोर्टिंग सेफ अबॉर्शन केयर, अबॉर्शन सेफ कैसे हो सकता है, इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अपने अपने लॉ बनाए जाते हैं कि कौन सी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस सपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग करना, असिस्टमेंट क्वेश्चंस ऑन मेल क्लिनिक हिस्ट्री, और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं, या हम एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस पैरामीटर में हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं कि बंध्यता क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी इन जनरल, इनफर्टिलिटी रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ कपल्स टू कंसीव ए क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर 2 years और मोर ऑफ ट्राइंग विदाउट यूजिंग बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस और ड्रग्स। हम ये कह सकते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी एक जो कपल्स जो कंसीव करना चाहते हैं, यानी जो बेबी चाहते हैं, वो 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय से बिना किसी बर्थ कंट्रोल डिवाइस का प्रयोग करते हुए, यानी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है, कोई ड्रग जैसे कॉपर टी नहीं यूज़ की कर रही हैं, कोई हार्मोनल डिवाइस तो नहीं यूज़ की जा रही है, जैसे कि इम्प्लांट जो होते हैं वो हार्मोनल डिवाइस के रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो और वो एक दूसरे के साथ में भी है, सेक्सुअली रूप से वो एक दूसरे के साथ में भी रह रहे हैं, तो भी अगर उनको बेबी नहीं हो रहा है तो उनको हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। इनफर्टाइल कपल यानी वो
बच्चे उत्पन्न करने में कैपेबल नहीं हो रहे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इनके लिए मेडिकल जो है डॉक्टर्स हैं जो असिस्ट करेंगे उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प करने, ताकि वो बेबी अचीव कर सकते हैं। एस्टिमेट सजेस्टेड दैट अप्रोक्सीमेटली 1 in every 6 people of the reproductive age worldwide experience infertility in their lifetime। यानी लगभग ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी, कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आती है। हर एक 6 कपल्स में, एक कपल्स में ऐसी दिक्कत जनरली रहती है जिनको डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस प्रकार से इनफर्टिलिटी होती है, तो इनफर्टिलिटी इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज बाय प्रॉब्लम्स ऑफ इजेक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के इजेक्शन में स्पर्म बाहर नहीं हो पाता है या इजेकुलेट नहीं हो पाता है, या हो सकता है एब्सेंस और लो लेवल ऑफ स्पर्म, स्पर्म की संख्या कम हो या स्पर्म हो ही नहीं। एबनॉर्मल शेप हो सकती है स्पर्म की, उसका मूवमेंट स्लो हो सकता है। यानी ये पैरामीटर्स हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी को बताता है। ऐसे ही फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इन फीमेल इनफर्टिलिटी में कॉज द रेंज ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ओवरीज, ओवरी में इन एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, ओवरी के द्वारा ओवर प्रोड्यूस नहीं किए जाए या प्रोड्यूस भी किया जाए तो लेकिन साइज़ प्रॉपर नहीं हो। यूट्रस भी इफ़ेक्ट करता है, फेलोपियन ट्यूब का खुला होना भी ज़रूरी है। एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स इफ़ेक्ट करते हैं। पीसीओएस हो, पीसीओएस क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या ओवरी सिंड्रोम, एंड कुछ और भी रीजन्स हो सकते हैं। तो ऑल ओवर जब एक स्टडी की गई कि इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में किस तरह से है, तो ये पाया गया कि जो फीमेल है उनमें लगभग 40% इनफर्टिलिटी जो होती है 40% फीमेल की वजह से होती है, 40% मेल की वजह से होती है, और अराउंड 20% जो इनफर्टिलिटी दोनों को हम ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा उनमें दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी और उसका संबंध एआरटी के साथ में किस वजह से है। इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या होता है, सामान्य रूप से हम समझते हैं इनफर्टिलिटी रीजन के लिए फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, कंजेनाइटल हो सकते हैं, कोई कंजेनाइटल डिजीज़ हो सकती है, कोई ड्रग्स हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, और इवन साइकोलॉजिकल भी ये रीज़न हो सकते हैं। अबाउट 8 to 12% ऑफ द कपल सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के वर्तमान में अगर हमारे पास टोटल परसेंटेज में बात की जाए तो 8 से लगभग 12% कपल इनफर्टिलिटी को सफ़र कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी सामान्यतः 2 टाइप का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, मीन्स कभी भी उन कपल्स को फर्टाइल नहीं बनाया जा सकता। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। सेकेंड इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है, फेल्योर टू कंसीव इवन आफ्टर प्रीवियसली डिलीवर्ड एन इन्फेंट विदाउट द यूज़ ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सेकेंड इनफर्टिलिटी जो होती है, सेकेंडरी जो इनफर्टिलिटी होती है उसको क्योर किया जा सकता है, और एआरटी जो है वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ही यूज़ की जाती है, एआरटी का प्रयोग इसी में होता है। तो ये जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है ये फीमेल में अलग अलग तरीके से होती है, यानी ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, ओवर रिलीज ही नहीं हो, यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसे ही मेल में भी ये कुछ रीज़न हैं। अब हम समझते हैं एआरटी के बारे में। एआरटी के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हमारे पास 2 टेक्निक्स है इसमें। सबसे पहले है इन विट्रो टेक्निक्स, जिसको हम सामान्य रूप से आईवीएफ के नाम से जानते हैं, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जिसको जाना जाता है, क्योंकि इस टेक्निक में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इन विट्रो का मतलब लैब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF फर्टिलाइजेशन लैब में विट्रो कंडीशन में की जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है इन विवो टेक्निक्स।
यानी इसमें विवो विदिन द बॉडी यानी शरीर के अंदर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ये दोनों ही जो यानी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार हैं, इसमें असिस्ट किया जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसको शॉर्ट में जिफ्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI के नाम से जानते हैं। और फोर्थ है सरोगेसी। एक एक के बारे में हम आगे डिटेल से समझते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विवो टेक्निक्स में AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है और गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जिफ्ट है। ये एक्चुअली गिफ्ट है और यहाँ पर जिफ्ट है। इन दोनों में भी हम डिफरेंस समझ लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में काफ़ी फेमस है IVF, इन विट्रो टेक्निक्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो वर्ड ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन मीन्स विद इन ए ग्लास, जिसका मतलब होता है विद इन ए ग्लास। कोई भी जो क्रिया है वो किसी ग्लास में हो रही है, और ग्लास में होने से मतलब यहाँ पर आउटसाइड द बॉडी हो रहा, आउटसाइड द बॉडी। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का जो निर्माण होता है लैब में किया जाता है, लेकिन पूरे बच्चे का डेवलपमेंट इसमें लैब में नहीं किया जाता है। सिर्फ इसमें जो ये नाम लिया गया है क्योंकि विट्रो है, और ये विट्रो का मतलब विद इन ग्लास से मतलब है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है कि किसी टेस्ट ट्यूब में बेबी को जन्म दिया जाता है। बस इसमें इतना ही है कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लैब में होता है। उसके आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा और उसके आधार पर बच्चे को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी उस एम्ब्रियो को, जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर इस अर्थ पर देखें तो लुइस जॉय ब्राउन, एक इंग्लैंड में जिनका इंग्लिश वूमन है, जिनका जन्म मतलब इंग्लैंड में हुआ, वो वाज द फर्स्ट वूमन टू हैव बीन बोर्न आफ्टर द कंसेप्शन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी IVF में सबसे पहले लुइस जॉय ब्राउन का जन्म हुआ 25 जुलाई 1978 को, और ये पहली महिला है, यानी हम कह सकते हैं कि ये पहला बेबी है जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को जन्म हुआ, जिसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन। इनको जो यहाँ पर पिक्चर भी लगाई गई है लुइस ब्राउन का, रॉबर्ट जेफरी एडवर्ड्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बेबी का निर्माण किया, हम ये कह सकते हैं। यानी IVF की जो टेक्निक्स थी उसको डेवलप करने का श्रेय जो दिया जाता है रॉबर्ट जेफरी एडवर्ड्स को जाता है, जिन्हें 2010 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ कानुप्रिया अग्रवाल, जिसको दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा होगा। वो वाज बोर्न ऑन 3 अक्टूबर 1978 एट द पुणे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। लेट डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, आपको ये फ़ोटो में जो दिख रहे हैं ये सुभाष मुखर्जी हैं, जो अब जिंदा नहीं हैं। वाज द फर्स्ट एवर पर्सन इन इंडिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू क्रिएट ए बेबी थ्रू द IVF प्रोसीजर। ये इंडिया में फर्स्ट ये लेडी थी, या टेस्ट ट्यूब बेबी से या टेस्ट ट्यूब IVF की प्रोसेस से बनने वाली ये पहली बेबी थी, जिसका
जो एक तरह से प्रोसीजर जो किया या एक विकसित को करने का जो तकनीक को श्रेय कर दिया जाता है वो सुभाष मुखर्जी को दिया जाता है। लेट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये अभी हमारे सामने यानी वर्तमान में ये ज़िंदा नहीं रहे हैं, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने वर्ल्ड वाइड लुइस ब्राउन वर्ल्ड वाइड बात की, और दुर्गा का जो नाम आता है फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इंडिया में जिनका जन्म हुआ है या इंडिया में जिन वैज्ञानिक के द्वारा इनको बनाया गया है आईवीएफ प्रोसेस से। नेक्स्ट हम समझते हैं इन विट्रो विद इन द ग्लास टेक्निक्स आईवीएफ के बारे में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ आउटसाइड द बॉडी इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन। पहली बात है कि इसमें जब फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होगी वो बिल्कुल बॉडी के समान ही होगी। जैसा कि शरीर के अंदर जिस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है वैसे ही एनवायरनमेंट बाहर देने का प्रयास किया जाता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शरीर से बाहर होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है यानी एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, ओवा जो है इसमें किसी वाइफ से, और अगर वाइफ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जो ओवा तो डोनर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, या तो स्पर्म हस्बैंड से लिया जाता है या ये भी अगर स्पर्म कम होते हैं या उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं हस्बैंड तो फिर डोनर से इसमें में जो डोनर स्पर्म लिए जाते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद में यानी सबसे पहले आईवीएफ में ओवा लिया जाता है और स्पर्म लिया जाता है। द एग आर कंबाइन विद द स्पर्म, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? लेबोरेटरी में होता है। द जाइगोट अर्ली एम्ब्रियोज, अर्ली एम्ब्रियो मतलब with up to the 8 blastomeres or more than 8 cell and 16 cell state could be transferred into the female fallopian tube और यूट्रस। अब इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। देखो जो आईवीएफ जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले मेल एंड फीमेल गैमीट को मिलाया जाता है। तो हमारे पास में फर्टिलाइज एग बनता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद में 2 सेल स्टेज आती है, इनमें डिवीज़न होता है, 4 सेल स्टेज आती है, फिर 8 सेल स्टेज आती है और फिर 16 सेल स्टेज आती है। जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला वाले भाग में होती है। 2 सेल स्टेज का भी फॉर्मेशन एम्पुला में ही होता है या फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। 4 सेल स्टेज का जो निर्माण होता है वो भी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। यानी एक्चुअली होता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एम्पुला जो रीजन होता है वहाँ पर जो ओवा और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद में वो स्थमस से गति करते हुए यूट्रस तक आते हैं, और यूट्रस में लगभग 8 सेल से ज़्यादा की जो अवस्था होती है, 8 सेल नहीं 8 से ज़्यादा की जो अवस्था होती है, तो मैं कह सकता हूँ 16 सेल की जो अवस्था होती है उस अवस्था को तो यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उससे पहले की जो अवस्था है उनको फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन जो नलिकाएं हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं ये लैब में की जाने वाली फर्टिलाइजेशन की टेक्निक है। ये इस तरह से एक आपको पिक्चर दिखाई गई है जिसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि कितना इसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आईवीएफ जो प्रोसेस होती है उसमें जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो लैब में बनाया जाता है, और उसको या तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है या यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है हार्मोन थेरेपी देकर, जिससे जो ओवरी होगी बहुत अधिक संख्या में ओवा प्रोड्यूस करेगी। इन ओवा को क्या किया जाता है, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको एग पिकअप कहते हैं या ओवा पिकअप कहते हैं। उसके बाद में स्पर्म को प्रिपेयर किया जाता है, मेल से स्पर्म लिया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, और उसके बाद में एग को फर्टिलाइज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़ करने के तरीके नॉर्मल भी हो सकते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का तरीका है। यहाँ पर्टिकुलर एक स्पर्म लेकर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
और उसके बाद में या तो अगर जाइगोट बनता है और जाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी कंडीशन आपको पता है कि कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फिलोपियन, ये ओवरी है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का ये पहला भाग है। ये जो महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एम्पुला। तो एम्पुला में नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगर गैमीट को ट्रांसफ़र करना है तो एम्पुला वाले रीजन में करते हैं, या जाइगोट के बाद में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज या 8 सेल स्टेज का जो फॉर्मेशन होता है इस फैलोपियन ट्यूब में होता है। दोनों में से किसी में भी हो सकता है ये। तो इनको जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो तो फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन 8 सेल से ज़्यादा की जो अवस्थाओं को जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो यूट्रस में किया जाएगा। तो कैनुला के माध्यम से एम्ब्रियो को लेकर यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद में उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो देखेंगे कि कौन सी कंडीशन कब काम में आती है। अभी तो नॉर्मली हम IVF के बारे में, नॉर्मल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में समझ रहे हैं। अब हम समझते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र यानी जिफ्ट के बारे में समझते हैं। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र यानी इसमें जाइगोट को जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब सबसे पहले जैसे कि जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में बनता है 2 सेल स्टेज, 2 सेल के बाद में 4 सेल, 4 सेल के बाद में 8 सेल। तो जाइगोट, फिर 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल जो स्टेज होती है वो बनती है या उनका जो डेवलपमेंट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जाइगोट से लेकर इसमें 8 सेल की अवस्थाओं को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो इसमें कहा गया है द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफ़र इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम जिफ्ट कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एग इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरीज, एग को ओवरी से कलेक्ट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद द स्पर्म इज़ कैरी आउट आउटसाइड द बॉडी, तभी तो हम इसको आउटसाइड द बॉडी यानी लेबोरेटरी में जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है तभी तो इसको हम IVF कहते हैं। द जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब बाय लेप्रोस्कोपी। बहुत ही आसान है। सबसे पहले एग लिया जाते हैं, एग ले जाने के बाद में सीमन को जो है वॉश करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में इनको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इनको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब में इनको ये जो लोकेशन है इनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट के बारे में, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र के बारे में यानी IUT के बारे में। एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर यानी 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा, यानी कोशिकाओं की संख्या जब 8 से ज़्यादा होती है एम्ब्रियो में, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द ट्रांसफ़र यूट्रस, उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसको IUT कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, क्योंकि फाइनली जो यूट्रस में ही जो भी होगा उसका डेवलपमेंट फाइनली यूट्रस में ही होता है। और इस तरह से यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। सबसे पहले ओवेरी को स्टिमुलेट किया जाता है, एग कलेक्ट किए जाते हैं, एग को कन्वेंशनल इंसेमिनेशन या ICSI मेथड के द्वारा क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा, निषेचित करवाया जाएगा। उसके बाद में इनको एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो 8 सेल से ज़्यादा हैं तो उनको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर इनको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस तकनीक को कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। लेकिन अगर जो एम्ब्रियो जाइगोट या 2 सेल, 4 सेल या 8 सेल की अवस्थाओं को ट्रांसफ़र जब किया जाएगा तो उनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिस तकनीक को हम कहते हैं जिफ्ट कहते हैं।
जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बहुत ही आसान है। एक्चुअली जो इक्सी मेथड जो है वो IVF ही है, लेकिन जो इसमें फर्टिलाइजेशन को श्योर करने के लिए एक स्पर्म को एक इंजेक्शन में लोड करके ओवा के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एक ओवा है, इस ओवा के अंदर या देखो यहाँ पर एक इंजेक्शन है, ये निडल है, इंजेक्शन निडल है, इसके अंदर ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, इस सिंगल स्पर्म है, इसको एग के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट किया जा रहा है जिससे जो फर्टिलाइजेशन है वो श्योर हो सके, इसलिए इक्सी मेथड अपनाया जाता है। तरीका वही होता है, IVF का ही नॉर्मल प्रोसीजर होता है। सबसे पहले ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है, बहुत सारे एग प्राप्त किए जाते हैं, एग को और मेल पार्टनर से स्पर्म लेकर दोनों का फर्टिलाइजेशन लैब में करवाया जाता है। अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो तो उस तरीके से फर्टिलाइजेशन के चांसेस को एनहांस करने के लिए इक्सी मेथड अपनाया जाता है। या नॉर्मली ये भी कह सकते हैं जिसमें स्पर्म की संख्या बहुत कम हो तो उनमें भी इक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स द स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ एग। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, यानी फर्टिलाइजेशन श्योर नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन को श्योर करने के लिए इक्सी मेथड अपनाया जाता है। क्योंकि नॉर्मल IVF प्रोसीजर में ये जो स्पर्म होते हैं नॉर्मली कोई एक एंटर करता है, लेकिन इक्सी में एक पर्टिकुलर स्पर्म को अंदर इंसर्ट कराया जाता है। इन केस ऑफ इक्सी कैन बी डन अलोंग विद द in vitro fertilization to help the fertilize the egg. In intracytoplasmic sperm injection, ICSI is another specialized procedure to form embryo in the lab in which a sperm is directly injected into the ovum. ovum को एक सिंगल स्पर्म को लेकर इसको ओवम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, ये ICSI होता है। नेक्स्ट जो है वो है सरोगेसी। सरोगेसी को हम सामान्य हिंदी की भाषा में कहें तो उधार की कोख के रूप में जान सकते हैं। यानी जो फीमेल अपने खुद की बॉडी से बेबी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं तो उनको किसी दूसरे वुमेन के गर्भ में अपने बच्चों को रख सकती है और इसको हम सरोगेसी के नाम से जानते हैं। सरोगेसी इज ए मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन और एग्रीमेंट। एक तरह से ये एग्रीमेंट होता है वेयर बाय ए वुमेन एग्री टू कैरी ए प्रेगनेंसी फॉर अनदर पर्सन, जिसमें एक जो फीमेल होती है वो किसी और पर्सन की प्रेगनेंसी को कैरी करती है, यानी किसी और बच्चे और जो कपल्स होते हैं उनका बच्चा अपने गर्भ में पालती हैं। वोज विल बी बिकम न्यू बॉर्न चाइल्ड पेरेंट आफ्टर बर्थ। और जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है सो उनके जो मम्मी पापा जिनका ओवा या स्पर्म जिनका होता है तो उनको वो हैंड ओवर कर दिया जाता है। भारत सरकार में सरोगेसी के लिए कई प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा चुका है। इन दिस मेथड्स एम्ब्रियोज आर फॉर्म। इसमें एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की जाती है, ETB की जाती है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है इन द लेबोरेटरी एंड देन ट्रांसफर इन द सरोगेट मदर यूट्रस। और जो सरोगेसी के लिए जो मदर हैं उसके यूट्रस में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, ये कपल्स कोई बच्चा चाहते हैं लेकिन बच्चा ये खुद के गर्भ में नहीं रख के किसी दूसरी फीमेल जो है उसके गर्भ में बच्चे को पालना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसको हम सरोगेसी कहते हैं। IVF के बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में दूसरा जो मेथड है इन विवो फर्टिलाइजेशन विद इन द लिविंग सिस्टम और लिविंग हम कह सकते हैं बॉडी विद इन द बॉडी, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो गैमिट्स होंगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। गैमिट्स को ही इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होगा, यानी फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो ऐसा कब हो सकता है? जब फैलोपियन ट्यूब खुली हुई हो, तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ स्पर्म
विद द एग अकर विद इन द बॉडी ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। गैमीट्स आर फॉर्म इन विद इन द बॉडी टू असिस्ट दीज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। जो बॉडी अपने शरीर में गैमेट्स तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उनके चांसेस को एनहांस करने के लिए ये मेथड्स अपनाए जाते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, बहुत ही कॉमन मेथड है। IUI है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है, और गिफ्ट है GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जबकि जब हम बात कर रहे थे IVF के बारे में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, तो वहाँ पर हमने बात की जाइगोट, और यहाँ पर है गैमीट, यहाँ पर है जिप्ट, और वहाँ हमने पढ़ा, यहाँ पर है गिफ्ट और वहाँ पर हमने जिप्ट के बारे में पढ़ा। दोनों में ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गैमीट को ट्रांसफ़र किया जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसमें लैब में नहीं होकर शरीर के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम AI के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल, या तो मेल पार्टनर के द्वारा फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए, या ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द एजुकुलेट्स, या एजुकुलेशन में बहुत ही कम मात्रा में स्पर्म की संख्या हो, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कलेक्टेड स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड और डोनर आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द सर्विक्स। इस वाले प्रोसेस में जो स्पर्म है उनको फीमेल के सर्विक्स रीजन में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी स्पर्म को इसमें जिस डोनर भी हो सकता है या हस्बैंड होता है, या वहाँ से स्पर्म लेकर उसको सर्विक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्पर्म को टेस्टिस से लेने के 2 तरीके होते हैं, जिनमें स्पर्म बहुत कम संख्या में बन रहे हैं, तो उसमें मीसा और टीसा के माध्यम से स्पर्म को लिया जा सकता है। मीसा का मतलब हो गया माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पायरेशन, और टीसा का मतलब टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पायरेशन। दोनों में टेस्टिस से स्पर्म लिया जा रहा है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है, और मोस्टली जो इसको में ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो सर्विक्स रीजन में सीमन को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी के सिमिलर टेक्निक जो है वो है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें भी इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होगी, यानी सीमन को इंसेमिनेट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इसमें यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUI के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर ये यूट्रस है, यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, और इससे पहले वाले जो रीजन तो उसमें सर्विक्स वाले रीजन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में नॉर्मली जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो सर्विक्स में किया जाता है। इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, या तो जो सीमन होगा वो हस्बैंड से लिया जाएगा, और अगर हस्बैंड में बिल्कुल भी एजोस्पर्मिया है, एक सिंगल स्पर्म भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हेल्दी डोनर से स्पर्म लिया जा सकता है। उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं आइदर इनटू द वेजाइना, जिसको या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इनटू द यूट्रस। वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जिसके बारे में तो हम जान चुके हैं, और यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। दिस इज़ ए प्रोसीजर टू ट्रीट इनफर्टाइल मैन अनेबल टू इंसेमिनेट ड्यू टू द लो स्पर्म काउंट। स्पर्म क्या किया जाता है, सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम ए हेल्दी डोनर से स्पर्म लिए जाते हैं। इट इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस थ्रू वेजाइना बाय कैथेटर आफ्टर स्टिमुलेटिंग टू प्रोड्यूस मोर ओवा। सबसे पहले ओवा की संख्या वो संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये बढ़ाने के लिए उसको हार्मोन थेरेपी दी जाती है, और उसके बाद में वेजाइना में एक कैथेटर के माध्यम से, ये देखो कैथेटर है, एक ट्यूब के माध्यम से जो स्पर्म है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है या सीमन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्पर्म मूव्स टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब टू फर्टिलाइज द ओवा। जो स्पर्म होंगे वो ओवा की तरफ जाते हैं और उसको फर्टिलाइज़ करते हैं।
इससे क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है। यही तो हम पढ़ रहे थे कि इन विवो फर्टिलाइजेशन यही तो होता है। द गोल ऑफ IUI इज इंक्रीज टू नंबर ऑफ स्पर्म दैट रीच द फैलोपियन ट्यूब एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। बात वही है, गैमीट इसमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यानी ओवम किसी डोनर से लेकर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी एक फीमेल में। फैलोपियन ट्यूब ठीक है, यूट्रस भी बढ़िया है, लेकिन ओवरी के द्वारा ओवा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो क्या किया जाता है, ओवा को किसी डोनर से लिया जाता है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र ऑफ अनदर फीमेल वू कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। किसी एक फीमेल में बहुत सुटेबल एनवायरनमेंट है कि इसके लिए फैलोपियन ट्यूब बढ़िया है एंड यूट्रस बहुत शानदार है, लेकिन वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवा किसी से लेकर यानी डोनर से लेकर फिर इसमें फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है। एंट्रांस ऑफ द ओविडक्ट और अपर सेगमेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनमें जो ओविडक्ट है या अपर सेगमेंट जिनमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, तो जो ये नहीं हो पाता है जिनमें, उनमें जो ओवरी है, ओवरी से ओवा निकल कर एंटर नहीं कर पाते हैं, उनमें ऐसा किया जा सकता है कि उनको डायरेक्टली एम्पुला वाले रीजन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ओवा को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इन दिस ओवा एंड स्पर्म डायरेक्टली इन फैलोपियन ट्यूब वेयर द फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ए ब्लास्टोसिस। और कौन से रीजन में, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एम्पुला वाले भाग में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बात देखो, ये बहुत सारे इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक्स होते हैं उनमें बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि एक कपल्स को बच्चा दिया जाए, उनका खुद का बच्चा दिया जा सके, लेकिन फिर भी इंडिया में और इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिससे हम इस सोसाइटी को बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। इसके बारे में हमें समझना है। तो ऑप्शन ऑफ मैनी, all these techniques require extremely high precious handling by the specialized professional and expensive instrumentation। इस प्रक्रिया में हमारे पास जो हैंडलिंग जो प्रोसेस है वो हाईली प्रीशियस हैंडलिंग होती है, स्पेशलाइज इसमें बहुत ही विशेषीकृत लोग चाहिए और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। Therefore these facilities are presently available only in a very few center in the country। और क्योंकि इंडिया में बहुत कम सेंटर है और काफ़ी कॉस्टली भी है, तो हर कोई इनका फ़ायदा भी नहीं उठा सकता है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स अफोर्डेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स। सो क्या है कि अगर ऐसी दिक्कत ही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑर्फन होते हैं, अनाथ होते हैं, जिनको किसी के द्वारा छोड़ दिया जाता है, उनको भी हम गोद ले सकते हैं। हमारे इमोशन, रिलीजन एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटरेंट इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड्स। हमारे पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम जो अडॉप्ट करते हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास हमारे इमोशंस हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हमारी सोशल जो फैक्टर्स है, समाज जो होता है वो भी ऐसी चीज़ों को रोकता है, अडॉप्शन को रोकता है। यानी जो बच्चे अनाथ हैं कि उनको गोद लेकर भी, तो वही तो बच्चे तो वो भी तो हैं, उनको भी तो इस तरह से उनको ठीक है। लेकिन कुछ वजह हैं जिनकी वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव चाइल्ड। इन सब का जो प्रोसेस जो हम पढ़ रहे थे अभी, इन सब का फाइनल पर्पज़ जो है वो बच्चे प्राप्त करना होता है। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस वो वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेक केयर ऑफ। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, जो अनाथ हैं या जो कि प्रोबेबली सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक कि उनकी कोई स्पेशल केयरिंग नहीं हो। और लॉज परमिट लीगल अडोप्टेशन। वर्तमान में तो भारत में लीगल अडोप्शन चालू कर दिया, यानी अडोप्शन को गोद लेना एक कानूनी प्रक्रिया बना दिया गया है, वो बहुत ही लीगल है ये। इट इज़ एज येट
वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। जो कपल्स पैतृक मातृत्व और पैतृक सुख लेना चाहते हैं वो अडॉप्शन का मेथड भी अपना सकते हैं, ताकि कई बच्चों को सहारा मिले, समाज में एक अच्छे समाज का विकास हो सके और किसी तरह की कोई मेडिकल परेशानी भी नहीं हो। उम्मीद है आपको कुछ जो ART से संबंधित कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू टू ऑल।